नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है इस रिश्ते को क्या नाम दूं। आज बरसों बाद मैंने अपने छोटे से कस्बे में कदम रखा। वैसे अब यह कस्बा कस्बा ना रहकर शहर का रूप लेता जा रहा था, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में कस्बे की अभी तक वही 22 साल पुरानी तस्वीर बनी हुई थी। कस्बे से मेरा अतीत, मेरा बचपन और उसकी सुखद यादें जुड़ी हुई थी। अतीत की स्मृतियों को मन में संजोए मैं बस अड्डे से पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे चलते हुए मैं बड़े बाजार आ गया। बाजार के स्वरूप में बहुत परिवर्तन हो गया था। चारों ओर आधुनिक ढंग से सजी दुकानें, दो मंजिला इमारतें, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, सब कुछ वहाँ बदला बदला था। वह बरगद का पेड़ तो अभी भी वहीं था, जिसकी जटाओं को पकड़कर मैं झूला झूला करता था। मैंने बरगद के पीछे उस ओर नजर दौड़ाई जहाँ एक खंडर था। वह खंडर अभी भी था, पर पहले से ज्यादा जर्जर अवस्था में था। वक्त के थपेड़े सहकर बुढ़ाता चला गया था, बिल्कुल मेरी तरह। मेरा साथी, मेरा हमराज जो था, मैंने अपना सुख दुख हमेशा इससे बांटा था। मैं अपने सुख दुख के साझीदार खंडर में पहुंचा और खंडर की हर दीवार पर जमी धूल मिट्टी को झाड़ खुरचकर अतीत के स्मृति चिन्ह तलाश करने लगा। कुछ देर की मेहनत के बाद दीवार पर खुरचे शब्द झलकने लगे। मैंने अपने मोटे शीशों वाले चश्मे के सहारे पढ़ा, विन्नी। मेरी उंगलियां उस नाम पर फिरने लगी और उस नाम से जुड़ी घटनाओं को याद करता मैं अतीत में प्रवेश करता चला गया। उस वक्त मेरी उम्र 11-12 साल थी। तब मैं विनीता को विन्नी कहकर पुकारा करता था। मेरे द्वारा विन्नी नाम से पुकारे जाने पर वह मुझसे लड़ती झगड़ती और दिखावा करती कि उसे यह नाम अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं था। मन ही मन उसे यह नाम बहुत पसंद था। इसका पता मुझे तब लगा जब मैं बुखार के कारण 3-4 दिन घर पर ही रहा। उस वक्त विन्नी मेरे घर आई। हालांकि हमारे घर आमने सामने थे, लेकिन उसका घर आना पहली बार हुआ था। उस दिन विन्नी बहुत देर तक मेरे पास बैठी रही। मैं अपनी पीड़ा भूल उससे ढेर सारी बातें करता रहा। वापस जाते समय वो मुझे अपने हाथ से बनाया हुआ कार्ड दे गई। मैंने देखा, उस पर लिखा था, जल्दी से अच्छे हो जाओ विन्नी। मैं इस नाम को पढ़कर बहुत खुश हुआ। मेरे शरीर के सामान्य होते ताप को देखकर माँ बाबूजी आश्चर्यचकित थे और मैं यह सोचकर खुश हो रहा था कि आखिर उसे मेरा दिया नाम पसंद आ गया। वो अंकल की इकलौती बेटी थी। शर्मा अंकल बहुत बड़े अधिकारी थे, जबकि मैं एक मामूली क्लर्क का सबसे बड़ा लड़का। हम दोनों की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां भिन्न होते हुए भी हम में दोस्ती हो गई। यह भी अजीब बात थी। हमारी दोस्ती की दास्तान भी बहुत दिलचस्प है। शुरुआत में तो मैं विन्नी को दूर से ही निहारा करता था। मुझसे 2-3 साल छोटी विन्नी मुझे नानी दादी की सुनाई हुई कहानियों की परियों जैसी लगती। मेरी इच्छा होती मैं उससे बात करूं, उसके साथ खेलूं, पर मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता था। केवल उसे दूर से देखता रहता था। मेरे घर की छत से विन्नी की कोठी का बाहरी भाग, जिसे वहां लॉन कहते हैं, स्पष्ट दिखाई देता था। छत से देखने पर विन्नी लॉन में तितलियों के पीछे भागती, कभी झूला झूलती, कभी मखमली घास पर बैठी होमवर्क करती दिखाई देती। उसका स्कूल मेरे स्कूल से कुछ ही दूरी पर था। शर्मा अंकल प्रतिदिन उसे अपनी गाड़ी से लेने और छोड़ने आते थे। गाड़ी में बैठी विन्नी की गर्दन हमेशा नीचे की ओर झुकी रहती थी। उसकी नज़र शायद ही मुझ पर पड़ी हो, लेकिन मैं उसकी एक झलक पाकर ही खुश हो जाता था। एक दिन बहुत इंतजार के बाद भी विन्नी की गाड़ी आती दिखाई नहीं दी, तो मैं परेशान हो गया। मन में हजारों तरह के विचार आ जा रहे थे। कुछ देर तक मैं वहां खड़ा इंतजार करता रहा, फिर उसके स्कूल की ओर बढ़ चला। विन्नी स्कूल के दरवाजे पर अकेली खड़ी नजर आई। वह बेहद उदास और परेशान थी। मैं कुछ दूरी पर खड़ा उसे निहारता रहा। हिम्मत करके उसके समीप पहुंचा और समस्या पूछी तो वो बोली, पता नहीं पापा क्यों नहीं आए। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मुझे तो ठीक तरह से रास्ता भी नहीं मालूम है। मैं तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूँ, मेरा घर भी वहीं है, मैंने कहा। वह मेरे साथ चलने लगी। कितनी अजीब बात थी। मैं उसे अच्छी तरह जानता था
पर उसे मेरे बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। रास्ते में मैंने उसे अपने बैग में रखी कैरियां खाने को दी। उसने भी मुझे कहानियों की एक किताब दी। इस तरह हमारी पहली मुलाकात और दोस्ती की शुरुआत। संयोग से 3-4 दिन और शर्मा अंकल उसे लेने स्कूल नहीं आ सके, तब हम साथ ही घर आए थे। इन दिनों हमारी दोस्ती और ज़्यादा पक्की हो गई। अब मैं अक्सर उसके घर जाने लगा था। शर्मा अंकल को मेरा विन्नी के साथ खेलना कूदना पसंद नहीं था, लेकिन आंटी को कोई आपत्ति नहीं थी। उनका स्नेह मुझे मिलता रहा था। विन्नी पढ़ाकू थी। उसे कविताएं और गज़लें लिखने का शौक था, जबकि मैं पढ़ाई में औसत था। मेरे लिए कविताएं और गज़लें लिखना तो दूर की बात, उन्हें समझना भी बहुत मुश्किल था। फिर भी हम दोनों में अपने शौक या पढ़ाई को लेकर कभी बहस या लड़ाई नहीं हुई। हमेशा हम एक दूसरे की सहायता करने की ही कोशिश करते थे। वो मुझे गणित के सवाल किस तरह हल किए जाते हैं ये समझाती। कभी कभार अपनी कविताएं भी सुनाती। मेरी कविताओं में रुचि नहीं थी, लेकिन कविताएं सुनते वक्त मेरे हाव भाव इस प्रकार होते कि मेरी अरुचि कभी उस पर प्रकट ना हो पाती। इस तरह हम साथ साथ खेलते पढ़ते पता नहीं कब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए जिसे जवानी कहते हैं। अब हम कभी कभार ही मिल पाते थे। विन्नी का अधिकांश समय हिंदी साहित्य के किसी विषय पर किए जा रहे शोध कार्य में बीतता था। बाबू सेवानिवृत्त हो गए थे और मैं बेरोजगार था। आर्थिक तंगी के माहौल में मेरा आत्मविश्वास खोने लगा। स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। दिन भर नौकरी की तलाश में भटकता। उसके बाद जो समय बचता वह खंडहर से बातें करते और सिर पीटते बीता था। ऐसे में एक दोपहर विन्नी से मुलाकात हुई। पहले तो वह मुझे पहचान ही नहीं पाई। बेकारी और घुटन से मेरा शरीर आधा हो गया था। चेहरा कुमला सा, बाल रूखे सूखे बेतरी हो गए थे। मेरी ये हालत देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसकी जिद के कारण मजबूर होकर अपनी वर्तमान हालत के बारे में सब बता देना पड़ा। वह कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, टाइपिंग करना जानते हो? हाँ, गति भी अच्छी है। फिर ठीक है, समझो तुम्हारी समस्या खत्म हो गई। उसने अपने परिचित प्रोफेसर के यहाँ मुझे टाइपिस्ट की नौकरी दिलवा दी। मेरी आर्थिक परेशानी पूर्णतया समाप्त नहीं हुई, पर कुछ हद तक कम अवश्य हो गई थी। कुछ महीनों बाद शहर की एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पर मेरी नियुक्ति हो गई। मैंने जब विन्नी को शहर जाकर रहने की बात बताई तो उसकी आंखें देखकर एक पल के लिए मुझे लगा कि उसकी आंखें मना कर रही हैं। मत जाओ, जाना ही है तो मुझे भी ले चलो। लेकिन यह सब एक भ्रम था। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने हंसकर मुझे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मैं माँ, बहनों और बाबू के साथ शहर चला आया। कस्बे से मेरा नाता अब लगभग टूट चुका था, लेकिन विन्नी और मेरे बीच पत्रों का पुल बना हुआ था, जिससे वहाँ की खैर खबर और उनकी शोध प्रगति के बारे में पता चलता रहता था। विन्नी के पत्र लगातार आते, पर मैं व्यस्तता के कारण जवाब कम ही दे पाता। धीरे धीरे यह पुल भी टूट गया। माँ को शहर की आबो हवा रास नहीं आई। वह यहाँ आने के बाद से बीमार रहने लगी थी। माँ चाहती थी कि मैं जल्दी से जल्दी घर बसा लूँ, पर मैं पहले बहनों की शादी के बहाने उसे टालता रहा। 1-2 सालों में बहनों की शादी हो गई। माँ का स्वास्थ्य अब पहले से ज़्यादा खराब रहने लगा। अब पहले से ज़्यादा मुझ पर शादी का दबाव रहने लगा था। बाबू भी अब दबाव डालने लगे। मेरे मन में अजीब सी उथल पुथल शुरू हो गई। मेरे सामने बचपन से लेकर अब तक विन्नी के साथ बिताए दृश्य सजीव होने लगे। उस रात मैं एक पल के लिए भी सो नहीं पाया था। हालांकि मेरे और विन्नी के बीच में ना तो पत्रों में प्रत्यक्ष में ऐसी कोई बात हुई थी जिसे हम शादी के बंधन में बंधने का आधार बना सकें। फिर भी पता नहीं क्यों मैं अपने आप को विन्नी का अपराधी महसूस कर रहा था। बाबू ने शहर में ही अपने मित्र की लड़की से मेरा रिश्ता तय कर दिया। कुछ दिनों बाद सगाई की रस्म होनी थी। अपने अपराध बोध को हल्का करने के उद्देश्य से विन्नी को इसकी जानकारी पत्र लिखकर दे दी। सगाई से एक दिन पहले विन्नी शहर आई।
पूरे दिन वो माँ बहनों के साथ घर के कामों में व्यस्त रही, लेकिन मुझे उसकी व्यस्तता ओढ़ी हुई महसूस हुई। सगाई के हफ्ते भर बाद ही लक्ष्मी से मेरी शादी हो गई। विन्नी तब तक वहीं थी। लक्ष्मी साधारण पढ़ी लिखी लड़की थी। अपने व्यवहार से उसने घर भर का दिल जीत लिया। विन्नी की तो वह खास सहेली बन गई। कुछ दिन रुककर विन्नी वापस कस्बे चली गई। माँ ने घर की जिम्मेदारियां लक्ष्मी को सौंप दी। बेटे का घर बस जाने की खुशी से उसके स्वास्थ्य में सुधार आने लगा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। इस बीच विन्नी शोध पूरा कर कस्बे के कॉलेज में व्याख्याता हो गई थी। कुछ समय बाद कॉलेज के ही साथ ही व्याख्याता से विन्नी की शादी की सूचना मुझ तक पहुंची, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद व्यस्तता के कारण शादी में शामिल नहीं हो पाया। शादी के कुछ महीनों बाद ही विन्नी को अपने पति के साथ शहर आया देखकर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। उल्हानों और शिकवे शिकायतों के बीच उसने अपने पति का परिचय दिया। उसके पति खुले विचारों के जिंदादिल व्यक्ति थे। उनसे बातें करते हुए एक पल को भी ऐसा नहीं लगा कि कभी हम अजनबी थे। अब विन्नी समय समय पर अकेली या अपने पति देव के साथ यहाँ आती रहती थी। हम घंटों बैठे बचपन की मधुर स्मृतियां समेटते सहेजते या साहित्यिक विषय पर चर्चा करते। लक्ष्मी हमारी महफिल में बहुत कम शिरकत कर पाती। उससे अपने गृहस्थी के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। समय यूं ही बीतता रहा। विन्नी अक्सर शहर आती जाती रहती। ऐसे ही एक दिन विन्नी मेरी छुट्टी वाले दिन शहर आई। मैं उसे शहर के प्रमुख स्थल दिखाने ले गया। हम देर रात को घर लौटे। दिन भर घूमने के कारण थकान हो गई थी। विन्नी सोने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे में आया तो लक्ष्मी जाग रही थी। उसका चेहरा किसी परेशानी में डूबा उखड़ा उखड़ा सा लगा। मैंने पूछा, सोई नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। क्यों, क्या बात है? मैं चिंतित हो गया। कुछ नहीं। फिर कुछ रुककर बोली, एक बात कहूँ? मैंने हुंकार भरी। देखो, बुरा मत मानना। अब कहो भी। बात यह है कि विन्नी दी का बार बार यहाँ आना, अकेले यहाँ रहना, घूमना फिरना। फंसे फंसे स्वर में उसने बात पूरी की। मैं अपनी नहीं कहती, लेकिन दुनिया वाले क्या कहते होंगे। फिर उनके पति कितने ही खुले विचारे के हों, वे कुछ ना कुछ तो सोचते ही होंगे। वे चाहे नारी सुलभ ईर्ष्या रही हो या अन्य कोई बात, लेकिन विन्नी दूसरे दिन खोई खोई सी रही। मुझे लगा शायद रात को लक्ष्मी की बात सुन ली थी। मेरा अंदाजा सही भी निकला, क्योंकि इस घटना के बाद विन्नी अकेली या अपने पति देव के साथ कभी शहर नहीं आई, ना ही कभी पत्राचार की कोशिश की। मैंने भी इस बारे में ना सोचकर बेरुखी धारण कर ली। वक्त गुजरते कुछ पता ना चला। 20 साल बीत गए। इतने सालों में कल पहली बार विन्नी का पत्र आया था। उसकी बेटी की सगाई थी। मुझसे और लक्ष्मी से अवश्य आने का आग्रह किया था। लक्ष्मी तो गृहस्थी का बहाना बनाकर रह गई, लेकिन मैं उसके आग्रह को ठुकरा नहीं पाया और कस्बे चला आया। अचानक चली तेज हवा से हुई पत्तों की खड़खड़ाहट ने मेरा ध्यान भंग कर दिया। मैं अतीत का दामन छोड़ वर्तमान में आ गया। खंडहर से निकलकर मेरे कदम विन्नी के घर की ओर बढ़ चले। बढ़ते हुए कदमों में कम होते फासलों के साथ मैं सोच रहा था, ज़्यादा नहीं रुकूंगा, आज ही वापस चला जाऊंगा, वरना दुनिया क्या कहेगी, उसके पतिदेव क्या सोचेंगे। वैसे भी मेरा और विन्नी का कोई रिश्ता तो है नहीं। रिश्ता क्यों नहीं है, हम दोनों में दोस्ती का रिश्ता जो है। मैं अपने आप से ही बातें कर रहा था। दिल से आवाज आई, नहीं, आदमी और औरत के बीच दोस्ती का रिश्ता नहीं होता। मैंने तर्क दिया, तो फिर हमारा रिश्ता बेनाम है? दिल ने विरोध किया, नहीं, रिश्ते बेनाम नहीं होते, रिश्ते का नाम होता है। तुम भी अपने रिश्ते का नाम ढूंढो। और मैं अपने सामने खड़ी बूढ़ी होती विन्नी को देखते हुए सोच रहा था, इससे किस रिश्ते का नाम दूं? आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना
ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।